ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो फिर, न्यूज आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्सपेक्टिव से, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। और जो हम गवर्नेंस कर रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नेंस के अंदर हम पब्लिक पॉलिसी कर रहे थे। और पब्लिक पॉलिसी में दलित्स के लिए जो पब्लिक पॉलिसी है, जो स्कीम्स आती हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। दलित्स में मतलब ऑलमोस्ट सारे ही एससी कम्युनिटी जो है वो कवर हो जाती है। सो लिखना है इसमें, हेडिंग देना, दलित बिजनेस ओनर्स फेस इनकम डिस्पैरिटी। दलित बिजनेस ओनर्स फेस इनकम डिस्पैरिटी। फेस इनकम डिस्पैरिटी। तो लिखना है इसमें, a recent study from a recent study from Indian Institute of Management, Bangalore, IIM, Bangalore, Indian Institute of Management, Bangalore, reveals that Dalit business owners, Dalit business owners in India face notable income gap, face notable income gap as compared to other marginalized groups, as compared to other marginalized ग्रुप्स। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन से होते हैं? जिनको एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी ने साइडलाइन कर रखा है, जिनको समाज के अंदर इक्वालिटी नहीं मिलती है। ये कौन हो सकते हैं? या तो एससी हो सकते हैं, दलित कम्युनिटी खास तौर पे, या फिर एसटी हो सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब जो होती है आपकी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर मान लो शेड्यूल्ड ट्राइब का किसी पर्सन का कोई बिजनेस चल रहा है, उसकी भी जो सालाना इनकम होगी या उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एक बिजनेस ऑनर को जो कि दलित कम्युनिटी को या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उनको हमेशा कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अगर मार्जिनलाइज्ड डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को देखें, उसमें भी सबसे कम किसको मिलती है? दलित को। तो मतलब दलित बिजनेस ऑनर्स के हालात एसटी बिजनेस ऑनर्स से भी बहुत बद से बदतर हो चुके हैं, आप बोल सकते हो। ठीक है, डिस्पाइट सिमिलर लेवल्स ऑफ एजुकेशन, डिस्पाइट सिमिलर लेवल्स ऑफ एजुकेशन एंड सोशल स्टेटस, हालांकि ये भी मार्जिनलाइज्ड है, दलित भी, और बाकी जैसे एसटी हैं वो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, बट ये एसटी से भी बहुत पीछे हैं। मतलब इनका जो इनकम जनरेशन है वो बहुत कम है। इसका कारण क्या है? ऐसे बिजनेस ओनर्स को, ऐसे बिजनेसेस को अपॉर्चुनिटीज नहीं देता है समाज। तो वो बिजनेस भी लगा रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा अच्छे से, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, Dalits historically referred to as untouchables. Dalits historically referred to as untouchables, comma, are a marginalized group in India, are a marginalized group in India, positioned at positioned at bottom of the traditional caste hierarchy, bottom of the traditional caste
हेरारकी, HIERARCHY, कास्ट हेरारकी, कॉमा दलित्स कॉन्स्टिट्यूट approximately 16.6%, approximately 16.6% of the total population of India, comma, they are primarily concentrated in the states such as UP, Punjab, Bihar, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, राजस्थान, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। सो ये वो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स को मैंने लिखवाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेंगे, फिर पंजाब, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। ये वो आपकी स्टेट्स हैं जहां पे ज्यादातर आपको हमारे देश के अंदर दलित पॉपुलेशन देखने को मिलती है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया ही दलित पॉपुलेशन हमारे पास है। और दलित्स क्या है? अनटचेबल्स मतलब जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, आपने वैदिक एज के बारे में पढ़ा होगा, वैदिक एज से ये चीज चली आ रही है। वैदिक एज में बोलते नहीं कि ब्राह्मण्स होते हैं, फिर उनके नीचे क्षत्रियास होते हैं, उनके नीचे वैश्यास, उनके नीचे शूद्र में से ही एक कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं दलित्स, अनटचेबल्स। तो मतलब जो हमारी हायरार्की है, जो ये लेवल्स ऑफ डिफरेंट कास्ट है, इसमें हमेशा बॉटम पे रहती है ये कास्ट, ठीक है। और हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 16.6% दलित पॉपुलेशन है, तो आप कैसे इनको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए क्या 16.6% इनकी रिप्रेजेंटेशन है, तो ध्यान से देखना, कभी भी जब रिजर्वेशन की बात आती है ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, टोटल जो आप रिजर्वेशन दोगे उसमें से 15% रिजर्वेशन किसके लिए रहती है? एससी के लिए। 7.5% रिजर्वेशन किसके लिए रहती है? एसटी के लिए। 27% रिजर्वेशन किसके लिए रहती है? ओबीसी के लिए। 10% रिजर्वेशन किस लिए रहती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सो 16.6% टोटल पॉपुलेशन का ये है, तो इनको 15% रिजर्वेशन देने का यही कारण है कि कम से कम हर एक फील्ड में 15% तो एससी हो, जब टोटल पॉपुलेशन का 16.6% एससी है। वैसे ही अगर आप एसटी को देखोगे तो टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 8 पॉइंट समथिंग परसेंट एसटी पॉपुलेशन है हमारे देश में। तभी इनको 7.5% रिजर्वेशन देते हैं कि अराउंड जितना इनका पॉपुलेशन के अंदर हिस्सेदारी है हर एक फील्ड में, उतना तो होना चाहिए कम से कम, आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, the term dalit derives from the sanskrit word dal the sanskrit word dal the sanskrit word dal which means ground or suppressed, which means ग्राउंड मतलब बिल्कुल लोअर लेवल वाले, या फिर बोल सकते हो सप्रेस्ड, जिनको दबाया जा रहा हो, कॉमा द टर्म दलित was first used by the term dalit was first used by ज्योतिबा फूले। सुना होगा इसके बारे में, ज्योतिबा फूले, जो कि खुद एक माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इस बंदे ने जो अनटचेबल्स थे उनके अधिकारों के लिए एक मूवमेंट भी खड़ी की थी 19th सेंचुरी के अंदर, आप बोल सकते हो।
The term was first used by Jyotiba Phule, a 19th century social reformer, a 19th century social reformer, who worked for the rights of who worked for the rights of untouchables, who worked for the rights of untouchables, comma, he established सत्याशोधक समाज, he established सत्याशोधक समाज in 1873, in 1873। सत्याशोधक समाज का मतलब क्या है? सीकर्स ऑफ द ट्रूथ, मतलब जो सच ढूंढना चाहते हैं, सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और सच क्या है? कि सारे लोग इक्वल हैं, ये अनटचेबिलिटी एंड ऑल इन सब चीजों के खिलाफ है। सो ज्योतिबा फूले के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये, पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी वाइफ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सावित्री फूले या सावित्री बाई फूले उनको बोला जाता है। वो भी एक बड़ी रिफॉर्मर रही है और ये पर्सन भी बड़ा रिफॉर्मर है। दलित शब्द सबसे पहले इस बंदे ने इस्तेमाल किया था, सबसे पहले। और आज कॉमनली हम इन अनटचेबल कम्युनिटीज के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? दलित। अदरवाइज पहले दलित शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले बोलते थे शूद्र। लेकिन शूद्र के अंदर भी सारे लोग एक जैसे नहीं है, उसमें भी जो सबसे नीचे है वो दलित है, आप बोल सकते हो। और दलित मोस्टली अनटचेबल लोग वो होते हैं जिनको समाज ने मल मूत्र वगैरह उठाने का काम दे रखा है, आप बोल सकते हो कि ये काम आपका है, तभी उनको अशुद्ध माना जाता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, highlights of the report, highlights of the report। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, the report is compiled on the basis of the report is compiled on the basis of India Human Development Survey of 2011, India Human Development Survey of 2011, comma, it highlighted the unique stigma, it highlighted the unique stigma related disadvantages, stigma related disadvantages faced by Dalit business owners, faced by Dalit business owners। तो 2011 में एक ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे कंडक्ट किया गया था इंडिया के अंदर। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, आप बोल सकते हो, वो बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे आपको। सो हमारे देश में सबसे पिछड़े हुए जो समाज का सेक्शन है, दैट इज एससीज एंड एसटीज, इनके बारे में सर्वे में है। उसी डाटा का इस्तेमाल करके एक नई रिपोर्ट जो है, एक नई रिसर्च जो है वो पब्लिश की गई है, जिसमें ये बताया गया कि जो दलित बिजनेस ओनर्स हैं, एक अलग ही तरीके का वो डिसएडवांटेज हमेशा समाज में झेलते हैं। एक स्टिग्मा है, आप बोल सकते हो, उस स्टिग्मा की वजह से इनको वो डिसएडवांटेज झेलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द दलित बिजनेस ओनर्स, the Dalit business owners earn 16% less, earn 16% less as compared to other marginalized communities, as compared to other marginalized communities such as OBCs, STs, etc., such as OBCs, STs,
एक्सेट्रा। सो बाकी जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं आपके पास, चाहे ओबीसी हो चाहे एसटी हो, उनसे भी 16% कम अर्निंग होती है अगर एक दलित बिजनेसमैन है तो, उनसे भी कम होती है। तो मतलब मार्जिनलाइज्ड में भी ये सबसे पिछड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। A standard deviation, a standard deviation, DEVIATION, standard deviation, increase in social capital, increase in social capital results in 17.3%, results in 17.3% increase in the business income, increase in the business income for non-marginalized communities, for non-marginalized communities, but only a 6% increase for Dalit households, but only a 6% increase. कहाँ रह गए शानू? 6% increase for Dalit households, for Dalit households. कॉमा लगा के लिखना। सोशल कैपिटल रेफर्स टू, social capital refers to the network of relationships among the people, the network of relationships among the people that enable ENABLE, that enable a society or community to function effectively, a society or community to function effectively. सबसे पहली चीज, सोशल कैपिटल है क्या? सोशल कैपिटल होता है आपके रिलेशनशिप्स, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके रिलेटिव्स, आपके नोन, आपके फैंस, आपके फॉलोवर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, ये सब क्या है? सोशल कैपिटल। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो सोशल कैपिटल के बेसिस के ऊपर ही तो पैसा कमा रहे हैं। जैसे मान लो एक ऐड करने का हमने जी इतने हजार रुपया लेना है। कैसे? क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स हैं, उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनकी इनकम बढ़ी। सो आज के टाइम पे सोशल कैपिटल बड़ी है, मतलब लोगों के रिलेशनशिप जो है वो बड़े हैं सोशल मीडिया की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले देखो जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो जहां आप जाते हो उन 4 बंदों के बारे में आप जानते थे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप था। आज आप दुनिया जहान के लोगों के बारे में पता कर लेते हो 2 मिनट में, इंस्टाग्राम चला के या यूट्यूब चला के। होता है ना ये चीज। दिस इज द एनहांसमेंट इन द सोशल कैपिटल। इससे सबको फायदा हुआ है, इससे हमारे समाज में हर एक कम्युनिटी को फायदा हुआ है। लेकिन ज्यादा फायदा किसको हुआ है? जो नॉन मार्जिनलाइज्ड है, जो जर्नल कम्युनिटी है, नॉन मार्जिनलाइज्ड है, उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उनकी इनकम में कितनी बढ़ावा हुआ है? 17% से ज्यादा बढ़ावा हुआ है। लेकिन एसटी जो एससी जो है, एससी की इनकम में भी एनहांसमेंट हुई है सोशल कैपिटल होने की वजह से, बट कितनी? ओनली 6%। सो बाकी सारे समाज को अच्छा खासा फायदा हुआ है, फायदा एससी को भी हुआ है लेकिन कंपैरेटिवली कम हुआ है, आप बोल सकते हो। ठीक है, उनको 17%, इनको सिर्फ 6%। ये भी रिपोर्ट ने बताया। एक पॉइंट और है, वो भी लिख लो। द स्टडी हाईलाइट्स, द स्टडी हाईलाइट्स दैट ऑल्दो एजुकेशन बेनिफिट्स दलित, द स्टडी हाईलाइट्स दैट ऑल्दो education benefits Dalit, but it is insufficient, but it is insufficient to overcome the income disadvantage,
insufficient to overcome the income disadvantage comma the human capital refers to knowledge comma skills comma education comma health etc etc। सो ये होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपकी अच्छी हेल्थ, क्योंकि जितना ये चीजें अच्छी होंगी उतना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो समाज के अंदर। सो ह्यूमन कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ है, मतलब हमारे देश के अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। जो आपके दलित कम्युनिटी है उनके अंदर एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। अब दलित ज्यादा लिटरेट है। अगर आज से 50 साल पीछे देखोगे एज कंपैरेटिवली, यहाँ से 20 साल या 10 साल पीछे देखोगे, आज दलित कम्युनिटी के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नो डाउट एजुकेशन से इनको बेनिफिट हुआ है, बट स्टिल वो एजुकेशन की वजह से, पढ़े लिखे होने की वजह से या सरकारी नौकरी पे लगने की वजह से भी वो समाज में जो डिसएडवांटेज होता है इनके साथ, वो खत्म नहीं हुआ है। मैंने कई बार आपको बताया कि एक SC ST क्लास का बंदा अफसर भी बन जाता है ना, तो फिर भी उसकी जात को लेकर उसको गालियां निकाली जाती है फिर भी। तो मतलब वो जो स्टिग्मा है वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। एजुकेशन, अकेली एजुकेशन से स्टिग्मा चेंज नहीं होगा, आपको सोशल बिहेवियर के ऊपर काम करना होगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिपोर्ट। इसको थोड़ा याद रखना, कहीं पे भी अगर ऐसी चीज आपसे पूछी जाती है तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट लिखना, हेडिंग देना, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे बड़ा न्यूज में रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि हम लोग इसको लेके आना चाहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो लिखना इसमें, इन हिज स्पीच on the occasion of 78th Independence Day, in his speech on the occasion of 78th Independence Day, the Prime Minister called for uniform civil code, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इस बार हमने 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, और वहां पे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर मेंशन किया कि हमारी मंशा है देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने की। अब ये है क्या, ये इसमें क्या होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों लेके आना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 44 of Indian Constitution under part 4, that is directive principles of state policy, that is directive principles of state policy, the uniform civil code is mentioned comma the constitutional makers left the discretion of the implementation of uniform civil code
इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। जब हमारे देश का संविधान लिखा गया ना, तो उसके अंदर जो आर्टिकल 44 ऐड किया गया, आर्टिकल 44 में बोला गया कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और डीपीएसपीज में जो भी बात लिखी गई है, ये सुजेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने आगे आने वाली सरकारों के लिए सुजेशंस दी हैं। सो एक सुजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये भी दिया था कि जब आपको लगे कि सही है माहौल, उस टाइम पे आप देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, सेम। सिविल कोड का मतलब होता है सिविल लॉज। सिविल लॉज मतलब मैरिज का लॉ, दैट इज सिविल लॉ। डाइवोर्स का लॉ, दैट इज सिविल लॉ। प्रॉपर्टी सक्सेशन, दैट इज ऑल्सो सिविल लॉ। ये सारे सिविल लॉज है ना। लेकिन हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज के अपने अपने हैं। मुस्लिम के अपने हैं डिवोर्स के लॉ और मैरिज के लॉ और प्रॉपर्टी सक्सेशन के। हिंदूज के अपने हैं, सिख के अपने हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना। ये क्या बोलता है कि एक जैसे होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया सेम होने चाहिए। अभी तक क्या इंडिया में है? आंसर इज नो। लेकिन कुछ स्टेट्स में है। एक तो गोवा में बड़े लंबे समय से चल रहे हैं, और एक रिसेंटली उत्तराखंड के अंदर हुआ था, राइट। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड support the similar civil laws, the similar civil laws such as laws related to marriage, such as laws related to marriage, divorce, property, etc. all over India, all over India। सो ये बोलते हैं कि इन सब चीजों के जो लॉ है वो ऑल ओवर इंडिया सेम होने चाहिए, आप बोल सकते हो सिमिलर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, सब हेडिंग देना, यूसीसी एंड सुप्रीम कोर्ट। यूसीसी इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज तक कौन कौन से केसेस आए हैं? सो यूसीसी एंड सुप्रीम कोर्ट, कौन कौन से हमारे पास केसेस है, ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। नंबर 1, मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, वर्सेस शाह बानो बेगम, 1985, 1985। सो ये सबसे पहला केस है जिसमें खास तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास बात की हो, आप बोल सकते हो। सो लिखना इसमें, सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट, सुप्रीम कोर्ट noted that it is a regret, noted that it is a regret that it is a regret that inverted comma में लिखना, article 44 has remained a dead letter, article 44 has remained a dead letter, 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 inverted commas close, and advocated for its implementation, and advocated for its implementation। ये डिवोर्स का केस था। मुस्लिम समाज में क्या होता है कि जब डिवोर्स होता है ना, तो वैसे तो रखा जाता है ये चीज कि जो हस्बैंड है वो मतलब अपनी वाइफ को कुछ पेमेंट देगा तब तक के लिए जब तक उसकी नेक्स्ट शादी नहीं हो जाती, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम शाह बानो बेगम की बात करते हैं, इसके हस्बैंड इनको पैसा नहीं दे रहे थे,
एक टाइम पीरियड के बाद उसने मना कर दिया था, तो वो कोर्ट में गई, उसकी सुनवाई नहीं हुई, करते कराते वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो वहां पे बात खड़ी हुई कि भाई जब मैरिज के अंदर हम दोनों पर्सन्स को इक्वल रखते हैं तो दोनों पर्सन्स के अधिकार जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे अभी तक 2017 तक तो अगर आप देखोगे ट्रिपल तलाक चलता रहा है। ट्रिपल तलाक सिर्फ मेल कैंडिडेट मुस्लिम समाज में दे सकता है, फीमेल दे ही नहीं सकती ट्रिपल तलाक, आप बोल सकते हो। तभी तो उसको रद्द किया क्योंकि वो इनइक्वालिटी प्रमोट कर रहा था। तो यहाँ पे शाह बानो बेगम के लिए ही ये जो केस आया था, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये 10 तरह के क्यों हमारे यहाँ पे मैरिज एंड डिवोर्स के लॉज चल रहे हैं। हमें रिग्रेट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक हमारे देश में नहीं आ पाया, क्योंकि 1950 में जब संविधान लागू हुआ है तो उसमें ये बात मेंशन थी कि आपको लेके आना है। उस टाइम पे तो हालात ऐसे नहीं थे कि आप लेके आते, नए नए आजाद हुए थे, लेकिन लेके आना है इन द फ्यूचर। तो वो चीज किसी ने की नहीं, आप बोल सकते हो अभी तक। ठीक है। नंबर 2 केस, दैट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1995। 1995 एक तो ये हो गया। एंड जॉन वलमैथम, जॉन वलमैथम डबल टी है, वलमैथम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003। इन दोनों में सेम सी वर्डिक्ट है, इसलिए दोनों को एक साथ लिखवा रहा हूं। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2003। तो लिखना, इन बोथ जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट highlighted the need, in both judgments Supreme Court highlighted the need for the implementation of Uniform Civil Code, highlighted the need for the implementation of Uniform Civil Code। दोनों ही केसेस के अंदर क्या किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंप्लीमेंटेशन को प्रमोट किया गया है। दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप इंप्लीमेंट करो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जो ज्यादा फेमस केस है, दैट इज शायरा बानो, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। ये ट्रिपल तलाक वाला है। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। 2017। सो लिखना इसमें, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट the practice of triple talaq, the practice of triple talaq was unconstitutional, was unconstitutional, comma, Supreme Court suggested the Parliament, Supreme Court suggested the Parliament to pass a legislation, to pass a legislation to regulate Muslim marriages and divorces, to regulate Muslim marriages and divorces। सो ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रिपल तलाक तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सेक्स के बेसिस के ऊपर भेदभाव करता है कि जो मेल सेक्स के लोग हैं वो तो ट्रिपल तलाक दे सकते हैं, फीमेल वाले जो है वो नहीं दे सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो इसको खत्म किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई रेगुलेट करो थोड़ा मुस्लिम मैरिजेस एंड डिवोर्सेस को। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के पास जो केसेस जा रहे थे वो यही जा रहे थे,
ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट के पास जो मैरिज डिवोर्स के केसेस गए हैं, अदरवाइज मैरिज डिवोर्स वाला काम तो हाई कोर्ट तक ही निपट जाता है, पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निपट जाता है आपका। तो यहाँ पे ये ऐसे केसेस है जहां पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कोई बड़ा मुद्दा था। फंडामेंटल राइट्स, जैसे यहाँ पे शायरा बानू की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से हार्म हो रहे हैं आपके आर्टिकल 14 में, जो बोला जाता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लेकिन वो वुमेन को तो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो तो ट्रिपल तलाक का जो मेनांस है उसको एक तरीके से झेल रही है, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुजेस्ट किया कि ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए कोई लॉ पास करो। फिर पार्लियामेंट ने वो लॉ पास किया और ट्रिपल तलाक को बैन किया। तो ये केस है 2017 का, जब ट्रिपल तलाक हाईलाइट हुआ था। एक लास्ट और केस है, दैट इज जोज पॉलो कॉन्टिनो, जोज पॉलो कॉन्टिनो वर्सेस मारिया लुइजा, मारिया लुइजा केस 2019, 2019। ये नाम आपको देख के लग ही रहा होगा कि ये इंडियन नेम तो नहीं है, बट ये इंडियन ही है, गोवा के हैं। गोवा के अंदर अगर आपको पता हो तो गोवा पोर्तुगीज कॉलोनी रही है, सो वहां पे पोर्तुगीज कल्चर बहुत ज्यादा है, पोर्तुगीज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप बोल सकते हो, लेकिन है ये इंडियन लोग ही। ठीक है। तो इनका एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है 2019 में। उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। द सुप्रीम कोर्ट प्रेज्ड, द सुप्रीम कोर्ट प्रेज्ड Goa as a shining example, Goa as the shining example where uniform civil code, where uniform civil code, comma, following the Portuguese civil code, following the Portuguese civil code of 1867, of 1867 is applicable to all, is applicable to all regardless of religion, regardless of religion, and called for its implementation across India, and called for its implementation across India। गोवा देखो पोर्तुगीज की कॉलोनी था, 1867 के अंदर वहां पे जितने भी पोर्तुगीज लोग रह रहे थे, चाहे कोई क्रिश्चियन बंदा हो, चाहे कोई मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो, आप बोल सकते हो, पोर्तुगीज कॉलोनी में रह रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप पोर्तुगीज कहलाओगे। जैसे इंडिया में हो तो आप इंडियन हो, अमेरिका में हो तो आप अमेरिकन हो, जिस मर्जी नस्ल के हो, जिस मर्जी धर्म के हो। तो जितने भी वहां पे पोर्तुगीज लोग बैठे हुए थे उनके लिए एक कानून आता है, एक सिविल कोड आता है, कब? 1867 में। तब से लेके आज तक वहां पे रहने वाले सब लोगों के लिए मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, सबके लॉ सेम है। और वो आजादी से पहले भी सेम था, और जब गोवा हमारे पास आया 1961-62 के अंदर, तब से भी वहां पे सेम ही चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि गोवा बहुत एक अच्छी एग्जांपल है जहां पे क्या सबके लिए ये मैरिज, डिवोर्स, प्रॉपर्टी के लॉ सेम रहते हैं, क्योंकि वहां पे पोर्तुगीज सिविल कोड को फॉलो किया जाता है, जो पोर्तुगीज कॉलोनी में 1867 के अंदर लागू किया गया था, जिसके तहत कोई मर्जी धर्म हो, कुछ मर्जी हो, लॉ सबके सेम है, आप बोल सकते हो। वैसा कुछ इंडिया इंडिया में भी लेके आने की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वो कौन लेके आ सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो ये वो सारे केसेस जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, देखो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया यूनिफॉर्म सिविल कोड को, उन्होंने बोला कि इसको लेके आओ। नेक्स्ट हेडिंग देना, सिग्निफिकेंस ऑफ यूसीसी। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ऑफ यूसीसी। सो लिखना इसमें, नंबर 1,
नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म समझते हो ना, जहां पे धर्म के बेसिस के ऊपर भेदभाव ना किया जाए, धर्म के बेसिस के ऊपर कानून ना बनते हो, आप बोल सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज, मतलब सरकार धर्म के बेसिस के ऊपर ना चले, उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब देश की एकता को प्रमोट करना। सो लिखना है इसमें, यूसीसी प्रमोट्स, यूसीसी प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म by creating, UCC promotes national integration and secularism by creating shared or common identity, shared and common identity and sense of belonging among all citizens, and sense of belonging among all citizens। देखो, जब मुस्लिम्स के अलग लॉ है ना, हिंदुओं के अलग लॉ, सिखों के अलग लॉ, तो उनको लगता है कि हम अलग अलग हैं। हमारे यहाँ तो जी मैरिज का ये होता है, हमारे यहाँ डिवोर्स का ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये होता है, उससे क्या हो जाता है, सेपरेटिज्म होता है। लेकिन अगर सबके लिए कानून सेम हो, तो मतलब सबके मैरिज के लॉ, मैरिज की रजिस्ट्रेशन, डिवोर्स का प्रोसीजर सेम रहेगा। और अगर देखो, यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि रीति रिवाज मैरिज के सेम कर लो, वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं मैरिज का लॉ सेम करो। अभी हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, आप बोल सकते हो, वो प्रॉब्लम है। लॉ सेम कर दो, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेम कर दो, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी। सो लिखना है इसमें, यूसीसी ensure, UCC ensure the condemn of, UCC ensure the condemn of, CONDEMN, condemn of gender discrimination, gender discrimination by providing equal rights and status to women, by providing equal rights and status to women in marriage, comma, divorce, comma, adoption, comma, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी जो आगे आगे फैमिली में जाती है, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा, comma, it would challenge the patriarchal mindset of Indian society, it would challenge the patriarchal mindset of Indian society and empower the woman, and empower the woman। सो वुमेन एम्पावरमेंट पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि इससे जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी प्रमोट होती है, क्योंकि मैरिज के अंदर वुमेन एंड मेन दोनों को सेम अधिकार मिलेगा, डिवोर्स में सेम राइट्स रहेंगे दोनों के। अच्छा, बच्चा अडॉप्ट करना है, उसमें सेम अधिकार होना चाहिए। मतलब हर एक चीज में जब आप इक्वालिटी दोगे, तो ऑटोमेटिकली जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि जो मर्द प्रधान समाज, पुरुष प्रधान समाज, कि मेल ही फैमिली का ब्रेड अर्नर होता है और मेल की ही चलनी चाहिए, सारे फैसले वही लेगा, उसे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता, उस चीज को थोड़ी सी ठेस जो है वो पहुंचेगी, और वो पहुंचनी चाहिए, आप बोल सकते हो, फिर इक्वालिटी प्रमोट होगी, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तीसरा है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड rationalization of the legal system।
अब 10 तरह के कानून लेके चलोगे तो सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स भी क्या करें, एक तरह का होगा तो उनके लिए भी आसान हो जाएगा, बोल सकते हो। सो लिखना, यूसीसी would streamline and rationalize UCC would streamline and rationalize the legal system by eliminating the complexities of multiple personal laws, the complexities of multiple personal laws। जो अलग अलग तरह के कानून होते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, कि उसमें ये है, इस केस में ये लॉ, उस केस में ये लॉ। मान लो लड़का जो है वो हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो बड़े से आप पे पड़ते हैं, कोर्ट के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि क्या करें। अगर एक ही होगा तो वकीलों के लिए भी आसान, लीगल सिस्टम के लिए भी आसान, कोर्ट के लिए भी आसान, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। रैशनलाइज होने का मतलब क्या होता है, ज्यादा बेहतर हो जाना, ज्यादा बेहतर हो जाना, बेटर हो जाना। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत ही सोच समझ के साथ बनाया गया हो, ऐसा नहीं कि जो चला आ रहा है उसको चलते रहने दो, आप ज्यादा स्मार्ट सिस्टम, आप बोल सकते हो। लास्ट इसमें लिखना, मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ आउटडेटेड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस, सो लिखना इसमें, यूसीसी वुड मॉडर्नाइज यूसीसी वुड मॉडर्नाइज और remove the practices contrary to remove the practices contrary, या फिर लिख सकते हो against to human rights, against the, not to, against the human rights and constitutional values comma, such as ट्रिपल तलाक, such as ट्रिपल तलाक, कॉमा, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी, POLYGAMY, एक से ज्यादा जो बीवियां रखते हैं, पॉलीगैमी, एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये जो सारी सोशल कुरीतियां हैं, आप बोल सकते हो, इनको सुधारा जा सकता है। क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे मुस्लिम समाज में आपने देखा होगा बहुत कम एज के अंदर शादी कर दी जाती है। इनफैक्ट हिंदू समाज के अंदर भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी, चाइल्ड मैरिज की बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं, राइट। सो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि समाज हमारा कहीं ना कहीं आज भी पिछड़ा हुआ है। अगर उन प्रैक्टिसेस को, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते हो तो आपको सेम लॉ लेके आने पड़ेंगे, जिससे क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस या जो आपकी कस्टमाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं जो अपनी मर्जी से आपने बना रखी हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जा सके और समाज में सुधार किया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट द यूसीसी, इतना का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ एक इकोनॉमी के करंट अफेयर के ऊपर, पॉसिबल डिक्लाइन इन कॉफी प्रोडक्शन। पॉसिबल डिक्लाइन इन कॉफी प्रोडक्शन, इस तरीके के सवाल प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं कमोडिटीज की प्रोडक्शन के ऊपर, कि इंडिया में कितनी है, वर्ल्ड में कितनी है, कोई बड़ा है या कम हुआ है, सो इंपॉर्टेंट होता है कॉफी प्रोडक्शन। सो लिखो इसमें, रिसेंटली द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया recently the coffee board of india coffee board of india hinted that
हिंट दिया है उन्होंने, हिंटेड दैट इंडियाज कॉफी प्रोडक्शन, इंडियाज कॉफी प्रोडक्शन for the year 2024-25, for the year 2024-25 मतलब जो प्रेजेंटली ये साल चल रहा है, may see a significant drop, may see a significant drop due to plant and berry, due to plant एंड बेरी, BERRY, जो फ्रूट होता है जिससे कॉफी के वो सीड्स बनते हैं, ड्यू टू प्लांट एंड बेरी लॉसेस caused by, plant and berry losses caused by high temperature, comma heavy rainfall, comma landslides etc, landslides etc। सो 2024-25 वाला भी ये जो हमारे पास साल चल रहा है, अभी तो आप हाफ में पहुंचे हो, अभी आपके पास आधा साल ये बचा हुआ है, आप बोल सकते हो, है ना, 31 मार्च तक चलेगा। इसमें आपकी जो कॉफी प्रोडक्शन है वो कम होगी। कारण उसका क्या है? उसका कारण है हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड हाई लैंडस्लाइड्स। कितने सारे केसेस इस बार हमें लैंडस्लाइड के देखने को मिले। इन सब की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे जो कॉफी प्लांट्स हैं वो बर्बाद हो गए। बहुत सारे जो बेरीज थी, बेरीज में छोटे छोटे बेर नहीं होते जैसे, वो वाले, उसको सुखाते हैं फिर ही कॉफी बनती है, आप बोल सकते हो, वो बेरीज खराब होगी, आप बोल सकते हो, तो ऑटोमेटिकली इस बार इंडिया की प्रोडक्शन कम होने वाली है। अब इससे हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि इंडिया के अंदर कॉफी का क्या सिस्टम है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रिपोर्ट हाईलाइट होता है तो ऑटोमेटिकली फिर कॉफी प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, है ना, प्रीलिम्स के अंदर। सो लिखो फिर इसमें, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, एंड 5th लार्जेस्ट, 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, 5th largest exporter in the world, 5th largest exporter in the world, comma the top 5 coffee producers of the world are, the top 5 coffee producers of the world are number 1 Brazil, number 2 Vietnam, number 3 Colombia, number 4 Indonesia, number 5 Ethiopia, इथोपिया। सो ये टॉप 5 कॉफी प्रोड्यूसर्स हैं। सो इंडिया प्रोडक्शन में 6वें नंबर पे है और कॉफी एक्सपोर्ट में 5वें नंबर पे है, राइट। तो मतलब हम टॉप 10 प्रोड्यूसर में भी आते हैं, सीधी बात, और टॉप 10 कॉफी एक्सपोर्टर में भी आते हैं। और मतलब अगर इतनी कॉफी की प्रोडक्शन हमारे देश में हो रही है तो हमारी इकोनॉमी को कुछ तो फायदा होता होगा कॉफी एक्सपोर्ट से, कॉफी प्रोडक्शन से, आप बोल सकते हो। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 70% of India's coffee, 70% of India's coffee produced is exported। तो जितना हम टोटल प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका 70% हम एक्सपोर्ट ही करते हैं। 70% of India's coffee produced
is exported while 30% is consumed domestically। 30% खुद पी लेते हैं हम लोग इंडियंस कॉफी, बाकी 70% हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। सो जो आप टोटल प्रोड्यूस करते हो उसमें 70% जो है वो एक्सपोर्ट में जाती है कॉफी, और 30% जो है वो कंजम्पशन में जाती है। 30% जाएगी कंजम्पशन में। इससे एक और डाटा निकाल लेते हैं, 1 मिनट देना मुझे। तो लिखो नीचे, टॉप 5 कॉफी कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 5 कॉफी कंज्यूमर्स ऑफ द वर्ल्ड आर फिनलैंड, जो ठंडे इलाके हैं आप बोल सकते हो सीधी बात, फिनलैंड, कॉमा स्वीडन, स्वीडन, कॉमा नॉर्वे, सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास, फिनलैंड, फिर हो गया हमारे पास स्वीडन, फिर हो गया हमारे पास नॉर्वे, इसके बाद देखो आइसलैंड एंड डेनमार्क। ये सारे देखो ऊपर ही पड़ते हैं, ये सारे के सारे यूरोप के ऊपर वाले एरिया में है, ठंडा इलाका, बर्फीला इलाका। तो इसके बाद क्या है, नॉर्वे के बाद आइसलैंड एंड डेनमार्क। ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करती है। सो इंडिया में इतनी कॉफी की कंजम्पशन नहीं है, जो टोटल प्रोड्यूस करते हैं 70% एक्सपोर्ट ही कर देते हैं, 30% से हमारी कंजम्पशन की जो डिमांड है वो पूरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया प्रोड्यूस्ड अराउंड 3.6 लाख टन, 3.6 लाख टन्स ऑफ कॉफी, ऑफ ग्रीन कॉफी, नॉट कॉफी, ऑफ ग्रीन कॉफी, क्योंकि उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग भी करनी होती है ना, ऑफ ग्रीन कॉफी इन द ईयर 2023-24। जो पिछला साल हमारे पास निकला है 23-24 वाला, अभी 24-25 वाला चल रहा है, उसमें हमारी टोटल कॉफी प्रोडक्शन कितनी थी आपके पास, 3.6 लाख टन। तो उसमें 70% हमने एक्सपोर्ट किया, 30% कंजम्पशन के लिए प्रोसेस किया। फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। इसके ऊपर भी स्टेटमेंट बनाता होता है यूपीएससी जरूर। क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर कॉफी प्रोडक्शन, कॉफी की प्रोडक्शन के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर कॉफी प्रोडक्शन। तो उसमें नंबर 1 लिखो, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर, हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म बट हवा के अंदर नमी होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली गर्म होगा तो हवा के अंदर तो नमी होगी होगी, क्योंकि गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा और हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 15 से 28 डिग्री, टेम्परेचर 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस, कॉमा रेनफॉल 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। रेनफॉल कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर्स, इतनी आपको रेनफॉल भी चाहिए। देन
फ्रॉस्ट, नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेना इसमें, फ्रॉस्ट कॉमा स्नोफॉल, फ्रॉस्ट कॉमा स्नोफॉल एंड टेम्परेचर अबव 30 डिग्री and temperature above 30 degree and strong sunlight are harmful for the coffee production, are harmful for the coffee production. So frost हो गया या स्नोफॉल हो गया। फ्रॉस्ट का एक तरीके से मतलब है जो कोरा नहीं जमता, पत्तियों के ऊपर कोरा जम जाता है। स्नोफॉल हो गया, मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया एंड सनलाइट हो गया, स्ट्रॉन्ग सनलाइट। ये खतरनाक है कॉफी के लिए, ठीक है, दैट इज नॉट गुड फॉर द कॉफी प्रोडक्शन, इसको याद रखना। नेक्स्ट लिखो, द लेस सुटेबल soil for coffee production, less suitable soil for coffee production are clay soil and sandy soil, clay soil and sandy soil। तो क्ले सॉइल, क्ले मतलब चीकनी मिट्टी जो होती है उसमें, और जो रेतली मिट्टी होती है सैंडी, उसके अंदर कॉफी नहीं होती है। तो कहां होती है? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वेल ड्रेन्ड मतलब जहां पे पानी खड़ा ना हो, निकल जाए साथ ही साथ, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, LOAMY, लोमी सॉइल विद प्रेजेंस ऑफ हुमस, HUMUS, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, with presence of humus are the most suitable soils for coffee production, are the most suitable soils for coffee production। ठीक है, सो सबसे अच्छी सॉइल होती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल का मतलब क्या होता है? क्ले हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, इन सब का जो मिक्सचर सा नहीं होता है, ना तो उसको पकड़ के आपको लगे कि ये चीकनी है, ना लगे रेतली है, समझ रहे हो? वो सॉइल जो होती है, जो नॉर्मल मिट्टी हमें देखने को मिलती है, वैसी सी सॉइल इसमें ठीक रहती है, लेकिन वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। अगर पानी खड़ा हो गया प्लांट गल जाएगा, खराब हो जाएगा, आप बोल सकते हो। तभी अगर आपने देखा हो कॉफी की प्रोडक्शन जो होती है ऐसे स्लोप्स पे होती है, तो पानी नहीं नीचे खड़े होता कभी भी, आप बोल सकते हो। बारिश चाहिए, अब 150 से 250 सेंटीमीटर हाई रेनफॉल है, 150 से 250 सेंटीमीटर इज द हैवी रेनफॉल, इतनी रेनफॉल इसको चाहिए। ऊपर से सनलाइट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं चाहिए, आप बोल सकते हो। हॉट क्लाइमेट चाहिए लेकिन ह्यूमिड भी चाहिए साथ में, है ना? तो मतलब इस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपकी कॉफी की प्रोडक्शन पॉसिबल है। अच्छा, हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन कौन करता है? तो लिखो फिर, टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, सब हेडिंग बना लो, टॉप कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो लिखना इसमें, कर्नाटका produces 70% of the total Indian coffee, कर्नाटका produces 70%, 70% of the Indian coffee, comma, followed by Tamil Nadu, ब्रैकेट में लिख लेना, अराउंड 20%, अराउंड 20%, कॉमा, नहीं फॉलोड बाय तमिलनाडु नहीं, फॉलोड बाय केरला,
तमिलनाडु को काट के वहां पे केरला कर लो, वहां पे है 20% अराउंड, तमिलनाडु में कम है। तमिलनाडु की जगह पे केरला कर लो, कर्नाटका के बाद केरला है, तीसरे नंबर पे है, फॉलोड बाय तमिलनाडु अराउंड 5%, अराउंड 5%, कॉमा, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉफी की प्रोडक्शन होती है। सारी की सारी अगर आप देखोगे तो पेनिनसुलर इंडिया में है। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया। तो अगर आप मैप के ऊपर भी देखो तो इसी तरीके से आपको कुछ देखने को मिलेगा कि जैसे ये हमारा साउथ इंडिया का मैप है, तो साउथ इंडिया के मैप के ऊपर ये सदरन जो आपकी स्टेट्स हैं खास तौर पे यहीं पे ये सब देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे पड़ते कर्नाटका में, कर्नाटका नंबर 1 पे है। यहाँ पे पड़ता केरला नंबर 2 पे है, याद करना आसान है, ध्यान से देखो। नंबर 3 पे है तमिलनाडु, नंबर 4 पे है आंध्र प्रदेश, और नंबर 5 पे है ओडिशा। समझ रहे हो? इधर से स्टार्ट करो, बस लाइन वार चलते जाओ। कर्नाटका के बाद केरला ही आता है, केरला के बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद ओडिशा, सीधा याद हो गया। ये टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट लिखना, कॉफी वैरायटीज इन इंडिया। नेक्स्ट सब हेडिंग बना लो, कॉफी वैरायटीज इन इंडिया। दो ही हमारे पास मेजर कॉफी की वैरायटीज हैं जो इंडिया में मिलती हैं, वो कौन कौन सी हैं तो लिख लो। तो देखना इसमें, नंबर 1 इज अरेबिका, नंबर 1 इज अरेबिका। इसमें लिख लेना, ग्रोन एट हायर एल्टीट्यूड, ग्रोन एट हायर एल्टीट्यूड and it has higher market value, and it has higher market value due to higher market value due to its aroma, अरोमा, अरोमा मतलब उसका जो एक तरीके से अर्क है आप बोल सकते हो, ज्यादा अच्छा होता है, मतलब फ्रेग्रेंस भी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा होता है, दैट इज द अरोमा, ड्यू टू इट्स अरोमा। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ग्रो की जाता है क्या, आपका अरेबिका। ठीक है, मतलब चोट पहाड़ियों की स्लोप्स पे ग्रो होगा, ग्राउंड वगैरह में कभी भी ग्रो नहीं होगा ये वाला जो कॉफी आपका कॉफी है। दूसरा है आपके पास रोबस्टा, सेकंड इज रोबस्टा। इसमें लिखना, known for known for its strength, known for its strength and used in various blends, and used in various blends। मतलब कॉफी से बहुत सारी चीजें बनती है ना, मतलब जैसे ये बॉर्नवीटा वगैरह, ये वो फलाना ढिमकाना, बड़ी सारी चीजें होती है उसमें, कॉफी डलती है बहुत सारी चीजों में। चॉकलेट बनाना है उसमें भी कॉफी भी सीड्स पड़ते हैं आप बोल सकते हो। तो मतलब ये जो सारी वैरायटीज आगे बनती हैं ब्लेंड करके किसी और मटेरियल के साथ, उसमें खास तौर पे जो आपका रोबस्टा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पीने के लिए सबसे अच्छी जो कॉफी होती है वो होती है अरेबिका, अगर पीनी हो तो। ठीक है, दिस वैरायटी ऑफ इंडियन कॉफी। नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग देना, द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कई बार, द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो लिखो इसमें फिर,
It is a statutory organization. It is a statutory organization set up under the Coffee Act of 1942. Set up under the Coffee Act of 1942. तो ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉफी एक्ट के तहत बनाया गया था। 1942 के कॉफी एक्ट के तहत बनाया गया, ऑटोमेटिकली तभी बनाया गया होगा 42 में। नेक्स्ट पॉइंट, द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉफी बोर्ड is in Bangalore. Headquarters of Coffee Board is in Bangalore. बेंगलोर पड़ता है आपका कर्नाटका के अंदर, बेंगलोर, कॉमा, it functions under the Ministry of Commerce and Industries. Functions under Ministry of Commerce and Industries. Ministry of Commerce and Industries. Comma, the board comprises total 33 members, including the chairperson. Board comprises total 33 members, including the chairperson. So total आपको 33 मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं चेयरपर्सन को मिला के साथ में। ठीक है, ये जो हम बेंगलोर हर जगह रख रहे हैं, आजकल इसको बेंगलुरु बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो LURU, बेंगलुरु, बेंगलोर बोलो एक ही बात है, पहले बेंगलोर ही बोलते थे। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ये जो रिसेंट न्यूज हमारे पास आई। प्रीवियस ईयर में ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक तरफ बोर्ड्स के नाम दिए गए थे, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टबैको बोर्ड, ये सारे इंडिया में है। सामने हेडक्वार्टर्स की लोकेशन दी गई थी, आपने मैच करना था। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। सो इस तरीके के क्वेश्चंस, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में 2-3 स्टेटमेंट्स दी गई थी। देन शुगर केन प्रोडक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। देन पल्सेस की प्रोडक्शन के ऊपर कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर कौन सी पल्सेस प्रोड्यूस होती हैं, या 2000 मतलब समथिंग ईयर में कितनी प्रोड्यूस की गई हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना बड़ा कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है इंडिया, कितना बड़ा प्रोड्यूसर है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर आओ, दैट इज पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम कैपिटल में लिखना, PRANAM, पीएम प्रणाम। सो लिखो इसमें, इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम। प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, रीस्टोर करना किसी चीज को, रीस्टोरेशन, कॉमा, अवेयरनेस, अवेयरनेस जनरेशन, साथ में अवेयरनेस जनरेशन, कॉमा, नॉरिशमेंट, नॉरिशमेंट, NOURISHMENT, नॉरिशमेंट, कॉमा, अमेलियोरेशन, AMELIORATION, अमेलियोरेशन। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, इसका मतलब होता है बेटरमेंट।
किसी चीज को बेहतर करना, उसको बोलते हैं अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। सो पीएम प्रणाम, प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नॉरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। तो मतलब क्या है, अर्थ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन को, क्लाइमेट चेंज को, इन सबको रोकने की बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट पीएम प्रणाम योजना। सो लिखो इसमें, इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24, 2023-24 के बजट के अंदर स्कीम को लॉन्च किया गया था। इट वाज अनाउंस्ड इन द बजट 2023-24 by the union government, by the union government, comma, it aims to complement, it aims to complement the efforts of, the efforts of states and UTs, the efforts of states and UTs, states and UTs to promote, to promote, number one, sustainable and balanced use of fertilizers, sustainable and balanced use of fertilizers. Number two, encourage the adoption of alternative fertilizers, encourage the adoption of alternative fertilizers. Number three, promote organic and natural farming, promote organic and natural farming practices, natural farming practices. सो स्टेट सरकारें और यूटी की सरकारें, यूटी का प्रशासन जो इन तीन फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं, उन एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार भी एक इनिशिएटिव लेके आई जिसको बोला पीएम प्रणाम। किस फील्ड में एफर्ट कर रहे हैं? नंबर वन बोला बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल मत करो, करो जितनी जरूरत है उतना करो, वेस्ट या ओवर यूज मत करो, क्योंकि उससे क्या है, सॉइल का पोल्यूशन होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर टू, अडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की बजाय आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो। जैसे आपने देखा होगा खेतों के अंदर पशुओं का जो गोबर होता है, जब वो सूख जाता है उसको डाला जाता है, वो अपने आप में एक फर्टिलाइजर ही तो है अगर देखा जाए तो। इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर आप डालोगे तो सॉइल को कोई नुकसान नहीं होगा। जब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हो, यूरिया डाल दिया, ये डाल दिया है ना, वो डीएपी डाल दी, उससे गड़बड़ पड़ती है, आप बोल सकते हो। तीसरा उन्होंने बोला है ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, सीधी बात, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको सपोर्ट करना है। सो इन तीन पर्पस के लिए स्टेट सरकारें और यूटी की सरकारें या प्रशासन जो भी एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट में सपोर्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम योजना को लॉन्च किया। नेक्स्ट लिखो, द बेसिक ऑब्जेक्टिव, द बेसिक ऑब्जेक्टिव is to protect the health of Mother Earth. Basic objective is to protect the health of Mother Earth by incentivizing, by incentivizing the states and UTs, by incentivizing the states and UTs with reduced use of chemical fertilizers, with reduced use of chemical fertilizers, and promoting organic and natural farming, and promoting organic and natural farming
comma, the states and UTs that reduce their chemical fertilizer consumption, the states and UTs that reduced their chemical fertilizer consumption, जिन्होंने कम किया है, आप बोल सकते हो chemical fertilizers के इस्तेमाल को, consumption compared to the past 3 years average, past 3 years average, will receive 50% of the savings, will receive 50% of the savings from the fertilizer subsidy, 50% of the saving from the fertilizer subsidy. जिन स्टेट्स ने फर्टिलाइजर्स की कंजम्पशन को, केमिकल फर्टिलाइजर की कंजम्पशन को कम करवाया है ना, तो उनको कुछ पैसा मदद के रूप में, आप बोल सकते हो, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मदद किस तरीके से? केंद्र सरकार ने वैसे भी तो सब्सिडी देनी होती है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वो पैसा क्या है, स्टेट सरकारों के पास आ जाएगा और उस पैसे का वो इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप ये एफर्ट करोगे तो केंद्र सरकार भी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, फर्टिलाइजर्स कवर्ड अंडर पीएम प्रणाम, फर्टिलाइजर्स कवर्ड अंडर पीएम प्रणाम आर यूरिया, एक तो यूरिया जो डालते हैं, नंबर 2 डीएपी, डीएपी की फुल फॉर्म होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी कैपिटल, डाई अमोनियम फॉस्फेट। एक जो एनपीके होता है, एनपीके दैट इज नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम। एक होता है आपके पास एमओपी, एमओपी दैट इज म्यूरेट, MURIATE, म्यूरेट ऑफ पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटाशियम का फर्टिलाइजर है। तो ये सारे फर्टिलाइजर स्कीम के अंदर कवर होंगे, आप बोल सकते हो। अगर इनका आप कम करते हो यूज तो आपको फिर हेल्प मिलेगी सरकार की तरफ से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पीएम प्रणाम, इसको याद रखना है। नेक्स्ट एक और है आपके पास, इंडिपेंडेंस डे गैलेंट्री अवार्ड्स 2024, इंडिपेंडेंस डे गैलेंट्री अवार्ड्स 2024। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 साल पहले की बात है, यूपीएससी ने इन अवार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखा था, जो कि कभी नहीं पूछा था। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले नहीं पूछते थे सिविल सर्विसेज के पेपर में, बाकी पेपर्स में तो आते हैं, तो बाकी पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इंडिपेंडेंस डे गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स 2024। सो लिखो इसमें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज कन्फर्ड prestigious gallantry awards, prestigious gallantry awards on armed forces, on armed forces and central armed police forces personnel, and central armed पुलिस फोर्सेस, CAPF नहीं होता, ब्रैकेट में लिख लेना CAPF, उसके बाद लिखना पर्सनल,
PERSONNEL, पर्सनल का मतलब होता है जो एम्प्लॉई है, जो बंदा काम कर रहा है वहां पे, सोल्जर्स वगैरह, वो सारे पर्सनल्स होते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेस जो हमारे पास है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, है ना, BSF वगैरह, ये सारी आर्म्ड फोर्सेस हैं। इनके जो सोल्जर्स वगैरह हैं, या फिर CAPF के जो सोल्जर्स हैं, इन सब के लिए बहादुरी के लिए आप बोल सकते हो गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड हमेशा बहादुरी के लिए मिलता है, आप बोल सकते हो। अब इसमें बहुत तरह के अवार्ड्स हैं। गैलेंट्री अवार्ड कोई एक अवार्ड का नाम नहीं है, इसके अंदर ये कुछ बहादुरी के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। वो कौन कौन से हैं, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। द गैलेंट्री अवार्ड्स consists the gallantry awards consists number 1 कीर्ति चक्र, नंबर 1 कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र में लिखना, पहले इसके बारे में लिख लो, फिर दूसरे पे जाएंगे। It was first instituted in 1952. It was first instituted in 1952. पहली बार ये कब आया था, 1952, as अशोक चक्र क्लास सेकंड। पहले इसको क्या बोला गया, अशोक चक्र क्लास सेकंड। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो इसको इस तरीके से रखा गया था, अशोक चक्र मिलता है ना बहादुरी के लिए, उसी का ही एक पार्ट माना जा रहा था इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन 1967, इन 1967 रीडेजिग्नेटेड, रीडेजिग्नेटेड एज कीर्ति चक्र। 67 के अंदर जाके फिर इसको कीर्ति चक्र का नाम दिया गया, रीडेजिग्नेटेड एज कीर्ति चक्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। द मेडल इज अवॉर्डेड, ये जो मेडल दिया जाता है, ये अवार्ड जो दिया जाता है, द मेडल इज अवॉर्डेड फॉर फॉर गैलेंट्री अदर देन, गैलेंट्री मतलब बहादुरी, गैलेंट्री अदर देन गैलेंट्री अदरवाइज, अदर देन मत लिखो, गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी, अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी, comma, and may be awarded posthumously, may be awarded posthumously, POSTHUMOUSLY, मतलब डेथ के बाद भी मिल जाता है, posthumously। मतलब मान लो कि आपने आमना सामना हो गया किसके साथ, दुश्मन के साथ, और वहां पे आपने बहादुरी दिखाई, अगर बच गए तो फिर भी कीर्ति अवार्ड मिल सकता है। कई आपने देखे होंगे मरने के बाद उनकी वाइफ या मदर्स रिसीव कर रही होती हैं कीर्ति अवार्ड, सो तब भी मिल जाता है, बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। द मेडल इज सर्कुलर इन शेप, मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर, सर्कुलर इन शेप, मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर, कॉमा, द रिबन इज ग्रीन, द रिबन, रिबन भी लगा होता है ना उसके ऊपर, अगर आपने देखो, रिबन इज ग्रीन, कॉमा, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, divided into 3 equal parts, 3 equal parts by 2 vertical orange lines, by 2 vertical orange lines। तो मैं दिखाता हूं इसकी शक्ल।
ये देखो जरा, ऐसा होता है ये सिल्वर का बना हुआ है गोल, ऊपर रिबन लगा हुआ है आप बोल सकते हो, उसके अंदर दो वर्टिकल ऑरेंज लाइंस होती हैं आप बोल सकते हो, ठीक है। टू वर्टिकल ऑरेंज लाइन, तो ये कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये रिबन हो गया आपका, जो कि ग्रीन कलर का होगा। नीचे से गोल अवार्ड आपके पास होगा जो कि होगा सिल्वर का। और यहाँ पे आपको दो ऑरेंज की लाइंस देखने को मिलती है, ऑरेंज कलर की लाइंस, वैसे ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट लिखना, सेकेंड अवार्ड इसमें जो आता है दैट इज शौर्य चक्र। शौर्य, शौर्य चक्र। शौर्य चक्र, इसमें लिखना फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 1952, फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 1952 एज अशोक चक्र क्लास थर्ड। वो क्लास सेकंड था, ये क्लास थर्ड था। अशोक चक्र क्लास थर्ड, कॉमा, लेटर रीनेम्ड इन 1967। रीनेम इसको कब किया गया, वही सेम डेट, रीनेम्ड इन 1967, और इसका नाम कर दिया शौर्य चक्र। लिखना है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। सर्कुलर होता है ये भी, और बना होता है ये ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो वो चांदी है, ये ब्रॉन्ज है, तो ऑटोमेटिकली ये लेवल थर्ड आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो अशोक चक्र है, वो अशोक चक्र से नीचे वाला जो है वो कीर्ति चक्र है, उससे नीचे वाला जो है वो शौर्य चक्र है, ठीक है। कॉमा, द रिबन इज ग्रीन, जो रिबन है वो ग्रीन होगा, डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स, divided into four equal parts by three vertical lines, by three vertical lines, three orange vertical lines। वो सेम ही होता है, बस वहां पे दो होती है ना, ये डिफरेंस देखो यहां से आपको दिख जाएगा। वहां पे जैसे दो थी लाइनें, यहाँ पे नीचे वाला वो चांदी का था, ये हो गया आपका ब्रॉन्ज का। वहां पे दो ही लाइनें थी, यहाँ पे तीन लाइनें हैं, तो एक दो तीन चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो रिबन आपका, बस यही डिफरेंस है। वहां पे दो लाइनें होती हैं, यहाँ पे तीन होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द चक्र इज अवॉर्डेड फॉर गैलेंट्री अदरवाइज देन, गैलेंट्री अदरवाइज देन इन द फेस ऑफ एनिमी। वही सेम बात कि एनिमी के सामने आपने बहुत बहादुरी दिखाई है, अब बहादुरी किस लेवल की है उस लेवल का अवार्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर अशोक चक्र मिल रहा है तो जबरदस्त बहादुरी है, कीर्ति चक्र मिल रहा है तो नंबर टू वाली बहादुरी है, अगर शौर्य चक्र मिल रहा है तो नंबर थ्री वाली बहादुरी। कैसा इंसिडेंट है वो भी तो डिपेंड करता है ना। उसके बाद है तीसरा, दैट इज सेना मेडल। तीसरा है सेना मेडल, सेना, सेना मेडल। तो लिखना है इसमें, the award is given to, the award is given to army personnel, Indian army personnel for gallantry, for gallantry, and one person, one
पर्सनल, ऐसे लिख लो, पर्सन मत लिखना, वन पर्सनल कैन रिसीव ओनली वन सेना मेडल। एक ही बंदे को बार बार नहीं दिया जा सकता, एक बार ही मिलता है ये। वन पर्सनल रिसीव ओनली वन सेना मेडल, कॉमा, awarded for exceptional devotion, awarded for exceptional devotion to the duty, exceptional devotion to the duty, comma, the medal is circular in shape, the medal is circular in shape, circular in shape, made up of silver, made up of silver, comma, ribbon is red in color, separated into two halves, ribbon is red in color, separated into two halves, 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 by white line, by white line। ऐसा कुछ होता है ये, सिल्वर कलर का मेडल होता है, रेड कलर का रिबन होता है, और बीच में एक सफेद लाइन से दो भागों में वो रिबन डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये किसी पर्सनल को मिलता है, मतलब किसी सोल्जर को मिलता है अगर उसने अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे तरीके से की, आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नाव सेना मेडल, NAO, नौ सेना मेडल, मतलब नेवी की ये बात कर रहे हैं। पहले आर्मी को दिया जाता है ना सेना मेडल, नौ सेना मेडल जो है वो किसको दिया जाता है, नेवी को। सो लिख लो इसमें, इट इज अ गैलेंट्री अवार्ड फॉर इंडियन नेवी पर्सनल, इट इज अ गैलेंट्री अवार्ड फॉर इंडियन नेवी पर्सनल, इंडियन नेवी पर्सनल, कॉमा, round in shape, made up of silver, round in shape, made up of silver, comma, ribbon is blue, ribbon is blue, comma, separated into two halves by white line, separated into two halves by white line। सो जो आपकी नेवी होती है उनको तो ब्लू कलर ही होता है ना, इसको देखो जरा, सिल्वर कलर का होता है आप बोल सकते हो, और ऊपर आपका क्या होता है, ब्लू कलर का रिबन होता है जिसके बीच में एक लाइन होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये किसी तरीके से वायु सेना के लिए भी होगा, तो लिखो वायु सेना मेडल, VAYU, वायु सेना मेडल। तो उसमें लिखना, द गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, the gallantry award is given to air force personnel, air force personnel, air force personnel, comma, it is shaped like lotus bloom, it is shaped like lotus bloom, lotus bloom, comma, with four armed silver stars, with four armed silver stars,
comma, its ribbon is consist orange and white lines. Ribbon consist orange and white lines. ये कुछ ऐसा होता है। ऑरेंज एंड व्हाइट नहीं है, ऑरेंज एंड ब्लू लाइंस है, नॉट व्हाइट। ऑरेंज एंड ब्लू लाइंस। और मेडअप होता है ये सिल्वर का। इसको देखो जरा ध्यान से, ऐसा होता है ये गोल नहीं होता, ये ऐसा होता है। चार लोटस से बने होते हैं, चारों कमल बने हैं ना, इधर भी उधर भी उधर भी उधर भी, ऐसे चार तरीके से। और बीच में हमारा चिन्ह बना हुआ है। ऊपर जो रिबन है वो दो कलर का है, एक तो ऑरेंज है एक ब्लू है। एक लाइन ऑरेंज एक लाइन ब्लू। दैट्स इट। ये कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो हर साल दिए जाते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ये अगस्त के, अगस्त मंथ के अंदर ये दिए गए हैं सारे के सारे। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ तक करते हैं, बाकी करेंगे फिर हम कल की क्लास में। आपका टेस्ट भी था कुछ कुछ मेरे पास, कोई कोई वैसे ही घूम रहे हैं वो मेरे बैग में, मुझे टाइम ही नहीं लगा चेक करने का। लवप्रीत का एक टेस्ट पड़ा है मेरे पास। पिछली बार तो टेस्ट हुआ ही नहीं ना। और लवप्रीत का भी है। हम्म। आज वाला टेस्ट जो है, क्यों क्या हो गया? हम्म। क्यों, किस खुशी में? चलो मंडे दे देना। आ जाएंगे, आज आया भी तो नहीं है कोई। मंडे कर लेंगे।
Transparent basically means having availability and accessibility of information in the right decoded of manner to their citizen। ये मतलब इसका क्या मतलब है, ये लाइन का मतलब है इंफॉर्मेशन तक तो सही है, उसके बाद क्या लिखेंगे? मैनर भी नहीं लिखा, डिकोडेड ऑफ ए डबल एन ई आर, क्या लिखेंगे? बेटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किस पर लिखेंगे ना, एम जी एम टी, ये कौन सा मैनेजमेंट होता है? वैसे भी नहीं लिखते, वैसे भी मैंने एम जी एम टी कौन सा स्पेलिंग है मैनेजमेंट का? ये व्हाट्सएप पे चल पड़ेगा तुमको। ना ना, किसी भी क्लास में नहीं लिखना होता, बेस बिजनेस मीटिंग लिखना होता है। पारो तो वो लिखते हैं, आपको नंबर दिए वहां पे उधर ही कटे होते नंबर, तो ना लिखना छोड़ रखे, कभी भी नहीं लिखते होते वर्ड, स्पेलिंग हमेशा ही पूरे लिखने होते हैं, आप शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो? या तो ना किसी चीज की एब्रिविएशन हो, है ना, फुल फॉर्म हो, फिर तो आप लिख सकते हो, वैसे तो ना लिख सकते हो। और जैसे ए आर सी आपने लिखा तो ठीक है, ए आर सी तो लिखते हैं इस तरीके से, लेकिन उसको नहीं लिखते। ये 250 वर्ड में है ना, तो कम नहीं है, 350 वर्ड का है, 150 वर्ड है मुश्किल। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबल, हेल्ड टू बी आंसरेबल, यहाँ पर लिखना है, अगर आंसरेबिलिटी लिखो तो कुछ भी नहीं लिखा। वेरी गुड। ये है और गवर्नमेंट वाले सब्जेक्ट के तुम आंसर अच्छे लिख रहे हो, लिखा जाए इससे पहले सब्जेक्ट के ऊपर।
ये ज्यादा अच्छा लग गया। आसान है ना, अपने आप ही अच्छा लग रहा है। ज्यादा तो नहीं होता मुश्किल आती है। इसमें ज्यादा फैक्ट्स होते हैं ना, रटना वाला लगता है। नो भाई, डॉक्टरेट का यूज पड़ा हुआ है, इसमें तो आज इस जमाने में इसमें ऐसी चीजें बदलती है। अभी तक वो आप आए उसके बाद में मतलब ये उस बीमारी का कुछ नहीं दूंगा। बस बताओ ना, शर्मी की बात ही करती है। गवर्नमेंट में डेफिनेशन लिखवाई तो यहाँ लिखी क्यों नहीं वो। कंट्री की स्पेलिंग गलत। हम्म। कंट्री तो CUNTRY, ए कहाँ से आ गया बीच में। लवप्रीत, हमेशा कुछ एक्सप्लोर लगाने में आया आपको।
तू मेरे कॉन्टेक्ट कर दे इससे क्लास वो अपने मत में घूम रहे